हाँ जी नमस्कार, माई सेल्फ राकेश कुमार। और आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ साइंस की। और ये आरआरबी की वीडियो है। ये आरआरबी ग्रुप डी जी का जो पेपर स्टार्ट होगा उसके लिए वीडियो बनाई गई है। और उसमें आरआरबी 2018 ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके साइंस के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। और कम ज़्यादा 50+ क्वेश्चन है इसमें। और इस 50+ क्वेश्चन से मैं आपको 100+ क्वेश्चन और करवा दूँगा, इसी में ही बता दूँगा आपको। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन लेके जो रिपीटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं इसमें बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से और जितनी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जहाँ तक उसके वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। चलो करते हैं स्टार्ट। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल है। मिट्टी के तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है? ये कह रहा है गोल्ड, सिल्वर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मनी, मरकरी होता है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम होता है, पोटेशियम और सोडियम होता है। तो इसका आंसर है पोटेशियम सोडियम होता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम और जो सोडियम है, यानी कि पोटेशियम को लिखते के से और इसको लिखते Na से। ठीक है, तो ये जो होते हैं पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाईली पहले नंबर पे आती है पोटेशियम, दूसरे पे आती है सोडियम। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन के साथ भी ये, जैसे ही इनको खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। आई थिंक आपको समझ आएगा। और आपसे पूछा जाए कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो गोल्ड और जो सिल्वर है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव नहीं, लीस्ट रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव है। इनको अगर ये होगा तो ये ऐसे एज इट इज़ रखी रहेंगी काफ़ी सालों तक। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। देखो, आयाम विशेषता होती है, समयावधि आवृत्ति होती है और गति होती है। ठीक है, जब भी ध्वनि तरंग चलती है तो उसमें आयाम देखिएगा। मैं आपको एक बार ना एक वेव बना लेता हूँ। ये इसमें जो ये वाली जो चीज़ है, जो ये वाला है, ये जो हाइट है, इस हाइट को बोलते हैं आयाम। ये जो हाइट है यानी कि ज़्यादा मैक्सिमम जो हाइट एक वेव ने जो ली है ऊपर जाने, या ये वाली जो हाइट है जो ऊपर या नीचे जाने में जो ज़्यादा हाइट जो ली है उसको आयाम बोलते हैं ये। ठीक है, इसमें अवधि टाइम पीरियड भी लगेगा। फिर उसके बाद आवर्ती क्या होती है? एक सेकंड में कोई भी बारंबारता, यानी कोई भी एक सेकंड में जितनी भी ये टर्न पूरे करता है, यानी कि एक सेकंड में जितने टर्न किए उसको क्या बोलते हैं? उसकी आवर्ती बोलते हैं। घनत्व यानी कि इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी। और एक है गति, किस गति से चलता है, स्पीड, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी, किस गति से चल रहा है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होता है घनत्व। तो इसमें घनत्व की आवश्यकता नहीं होती, इसमें घनत्व नहीं होता है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? घनत्व। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। तीसरा, यदि यदि पेड़ की शाखा तेजी से हिलाई जाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? वेग के कारण होता है, पतन के कारण होता है, आवेग के कारण या जड़त्व के कारण। देखिएगा, एक पेड़ है, मान लो ये एक पेड़ है, इससे ये टहनी और इससे एक पत्ती लगी हुई है। ठीक है, एक पत्ती है और वो पत्ती लगी हुई है एक पेड़ से, एक पत्ती है ऐसे लगी हुई है पेड़ पे। तो ये पत्ती क्या है, जब शाखा तेज हिलाई जाए कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। क्यों? ये कारण है जड़त्व का। एक्चुअली में जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, मास पे। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा उसका जड़त्व होगा। जितना ज़्यादा द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व भी ज़्यादा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर द्रव्यमान को आपने बढ़ाया तो जड़त्व भी बढ़ता है, द्रव्यमान को आपने घटाया तो जड़त्व भी घटेगा। मान लीजिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, आप यहाँ ले लीजिए दो ऑब्जेक्ट, एक है 1 किलो का, एक है 1 किलो का, और एक है बड़ा 10 किलो का। तो इसका द्रव्यमान इसका ज़्यादा है, आप जानते, इसका कम है। तो आप अगर इनको उठाओगे एक 10 किलो वाले को, और एक 10 किलो की 100 कर लीजिए, एक 10 किलो की जगह 100 कर लीजिए, 100 किलो कर लीजिए, 1 किलो कर लीजिए, तो इसका द्रव्यमान आपको पता ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। तब 100 किलो वाली को जब उठाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको कम फोर्स में उठा सकते हो। तो फोर्स आपने ज़्यादा लगाया, आपने क्या किया, इसका फोर्स ज़्यादा लगा। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व बढ़ गया। जैसे मास बढ़ा तो जड़त्व बढ़ गया, लेकिन इसमें मास कम था, यानी कि द्रव्यमान कम था, तो इसका जड़त्व भी कम था। तो जड़त्व होता है वो सीधा डायरेक्टली द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। आपसे ये अगले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है, तो आप कहेंगे कि द्रव्यमान पे। तो जो द्रव्यमान होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जड़त्व। ठीक है जी, इसके बाद चलिएगा। अच्छा, जड़त्व को तोड़ने के लिए, जड़त्व टूटता कैसे?
कौन तोड़ देगा? जो त्वरण होगा, जड़त्व को तोड़ेगा कौन? त्वरण। तो त्वरण क्या है? त्वरण जड़त्व को तोड़ने का काम कौन करता है? त्वरण करता है। हाँ जी, आगे देखिए, आगे देखिएगा। ये जो इक्वेशन है केमिस्ट्री की 10th क्लास से आई है। हाँ जी, और इसमें देखिए, इसमें जो है मैं आपको बता दूँ, लेड ऑक्साइड दे रखा है, HCl है, ये लेड ऑक्साइड है, ये HCl है, ये, और इनको क्या रखा है? रखा है। अब देखिए इक्वेशन को क्या करना है? समीकरणों को बैलेंस करना है, इस समीकरणों को बैलेंस करना है। तो देखिएगा, बैलेंस करने के लिए 10th क्लास में पहला ही चैप्टर आता है ये। तो Pb इधर कहीं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये क्या होता है? रिएक्टेंट, इनको बुलाता है रिएक्टेंट। और जो ये होते हैं, इनको क्या बुलाता है? इनको बुलाता है प्रोडक्ट। जो इधर वाले, इनको बुलाता है प्रोडक्ट। ये हैं प्रोडक्ट, इनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये तो है प्रोडक्ट, और ये जो ये वाले, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो रिएक्टेंट को लिख देते हैं कि P कितना है? 1 है। O कितना है? O 1 है। H कितना है? H भी 1 है। और Cl कितना है? Cl भी 1 है। और उधर देखिएगा, उधर देखिए, उधर P भी कितना है? 1 है। Cl कितना है? Cl 2 है। H कितने हैं? H भी 2 हैं। और जो O है वो कितना है? 1 है। ठीक है, O कितना है? तो इसमें मिला के देखिएगा, Pb इक्वल है, दोनों मिल रहे हैं। O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या है? O, यहाँ पे देखिएगा O कितना है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। और Cl देखिएगा, Cl यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक का ना 2 करने के, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2। अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, सारे इक्वल हो जाएंगे। तो Cl, जहाँ पे Cl रखा है, तो Cl को 2 करने के लिए हम H के आगे क्या कर देते हैं? H के आगे हम 2 लगा देते हैं। H जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लगा देंगे 2। क्या लगा देंगे? 2। तो जहाँ पे H लिखा हुआ है वहाँ पे लगा देते हैं 2। तो ठीक है, तो एक्चुअल में लिखा नहीं जा रहा, ये क्या लगा? 2। तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो 2 लगाते ही H कितने हो गए? 2। और Cl कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी ये, और एक्चुअल में H और Cl ही इक्वल नहीं थे, तो इक्वल हो गए। तो इसका मीनिंग हमें इसमें क्या रखा है कि HCl के कितने मोलिक्यूल चाहिए? हमें HCl के 2 मोलिक्यूल चाहिए, पूरा इक्वेशन। ठीक है, आगे देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के अपेक्षित आणविक द्रव्यमान, इस पूरा ही अणु है, इस पूरे अणु का आणविक द्रव्यमान पूछ रखा है। अणु ऐसा, ये बिल्कुल आसान है। फ्री फ्रेंड के नंबर होते हैं, आपको फ्री में नंबर मिल जाएंगे। कैसे देखिएगा, इसमें क्या होता है, आपको जो एटॉमिक मास है वो सभी का याद होना चाहिए। जैसे सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, आपको पता है जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16 ना, 16। और जो इसका एटॉमिक मास होता है 32, इससे ज़्यादा डबल होता है, इसका डबल होता है। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं 2, यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 32। और अब इनको सल्फर को और ऑक्सीजन वाले को अब जोड़ो, क्योंकि 2 हैं तो हमने 2 ले लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16, एक और ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 लगा तो 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए? 32। तो 32 ऑक्सीजन के हो गए, और सल्फर के कितने हो गए? 32, 64, तो 64 भी, इसका आंसर आ जाए 64। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप करेंगे ऐसे, देखिएगा, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 16 2 है तो ये 32 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 44। तो क्या आ जाएगा? 44 हुआ, ये इसका आंसर। ऐसे अगर वो कहता कि आप वाटर का निकालिए, पानी का निकालिए, पानी का, तो पानी का निकालना है, तो पानी का आणविक द्रव्यमान निकलिए, तो पानी का क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? 1, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितने होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं 16, एक ही है ऑक्सीजन, तो 16 और 2 18, तो क्या आ जाएगा इसका? 18 U, इसका आंसर है 18। तो ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सिंपल उनके एटॉमिक मास करना है, और जितना भी मॉलिक्यूल उसके दे रखे हैं, एटम जितने भी जो हैं, उनसे उसके मल्टीप्लाई कीजिए और निकाल दीजिए, बिल्कुल आसान है। फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर। सोडा एसिड अग्निशमक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, इसको क्या बुलाया जाता है? ये कह रहा है कि इसमें को क्या बुलाया जाता है? आग बुझाने के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो सोडा एसिड में
यूज क्या आता है, वो होता है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडा एसिड। ठीक है, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये होता है, इसका बताता हूँ, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोल देते हैं इसको, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। पानी की अशुद्धि को दूर करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा चेहरा साफ़ करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, इसको क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाँ जी, आगे देखिएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होता। ठीक है, सोडियम Na2CO3, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बताता है, इसको सोडा ऐश बताता है। हाँ जी, आगे देखिएगा निम्न से कौन सा मिलान सही है? देखिएगा इसमें मिलान पूछ रहा है कौन सा है, ब्यूटीन का, प्रोपीन का, पेंटीन का, इथीन का। देखिएगा इसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके बारे में करना पड़ेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जो जो है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जो जो बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एल्केन, उसको क्या बोलते हैं? एल्केन, एल्केन। अगर वो डबल बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन। अगर वो ट्रिपल बॉन्डिंग है तो उसको बोला जाता है एल्काइन, उसको क्या बोलेंगे? एल्काइन, उसको बोला जाता है एल्काइन, एल्काइन, उसको एल्काइन बोला जाता है। यानी कि अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो एल्केन, डबल बॉन्डिंग है तो एल्कीन, 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 और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो एल्काइन, उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, और अब देखिएगा अगर कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की जो नंबर है, कार्बन का जो नंबर है यानी कार्बन का जो संख्या है वो अगर 1 हो तो हम उसको बोलते हैं मिथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हो, n यानी कि कितना है? 2, उसको बोलते हैं इथ। कार्बन की अगर हो 3, n किसके? 3, तो उसको बोलते हैं प्रोप। और कार्बन की संख्या हो 4 तो उसको बोलते हैं ब्यूट। कार्बन की हो 5 उसको बोलते हैं पेंट। यानी कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। हैग्ज, हेप्ट, आगे हैग्ज, हेप्ट, ओक्ट, नन, डैक ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैं 5 तक आपको याद कराऊँ तो पहले पे क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन की संख्या खाली 1 है तो उसको बोलते हैं मिथ। अगर 2 है, कार्बन यानी कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन से कंबाइन है तो उसको बोलते हैं इथ। तीसरा है कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट और 5 कार्बन है तो पेंट। अब देखिएगा इसमें ब्यूटीन, पहली बात तो ये क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये ब्यूटेन तो नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है कि इसमें कार्बन कितने? 1, देखिए गिनिएगा, 1 1 1 2 3 4, 4 है तो बिल्कुल मैंने 4 भी बताया था, ब्यूट आएगा। इसमें कितना? 1 2 3, 3 है, कितने कार्बन के? 3, और 3 कार्बन के क्या होगा? प्रोप, और दूसरा क्या है? अच्छा, ये हमें ना इसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन में एल्कीन, एल्काइन, मैं आपको कि लास्ट में करवा देता हूँ आपको कम्प्लीटली इसके ना, लास्ट में पूरी कंप्लीट इसकी मैंने डाल रखी है, वो पूरी कंप्लीट आपको बता दूँगा। इसका आंसर आप बाद में देना, कमेंट बॉक्स में इसका लिख के देना, वो वीडियो देख के आपको कंप्लीट हो याद आ जाएगा इसको। वैसे किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? वैसे किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? देखिएगा जो जो वस्तुएं पानी में, जो वस्तुएं पानी में क्या होता है एक्चुअल में, जो डूब जाती हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो जल के घनत्व से उनका घनत्व ज़्यादा है। बर्फ पता आपको तैरती है, कोर भी तैरतेगा, थर्मोकोल भी। इन तीनों का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, और जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो वो ऊपर तैरेगी, और जिसका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होगा वो डूब जाएगी। हाँ जी, आगे CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, ये मैंने आपको करवा दिया, पहले करवा चुका हूँ, ये वही है। इसका सी का निकाल लीजिए, सी का कितना है?
सी का जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार है जो, तो द्रव्यमान संख्या है जो, वो कितने हैं, 12 है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 और 16, और क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो एक जन और, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो जाएंगी तो 16 16 32, 32 12 44। मैंने पहले भी आपको करवा दिया है। कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। देखिएगा, चाल के साथ इसकी, यहाँ पे गति तो ठीक है, लेकिन गति के साथ अगर ये कहता दिशा, इसकी दिशा निर्दिष्ट करती है। दिशा के बारे में बताता ज़्यादा बेटर रहता कि डायरेक्शन विद स्पीड, स्पीड विद डायरेक्शन। हम वेलोसिटी को बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। 9th क्लास का चैप्टर है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन यानी कि वो स्पीड जिसमें दिशा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेग। तो क्या होता है वेग, क्या होता है वेग। विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, कितना कोई चीज़ विस्थापित हुई है। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। आप यहाँ से और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले, ठीक है, और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गए, तो जो विस्थापन है वो कितना है। अगर आपसे कहा कि डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ चल के जितना भी घूम के आए सारी डिस्टेंस कराइए। लेकिन आपसे पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, आप वापस घूम के वापस वहीं आए जहाँ थे, तो विस्थापन कितना होगा, यहाँ पे 0। तो इस वजह से क्या होता है, विस्थापन यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस। जो कम से कम जो दूरी होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो कम से कम दूरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, ये विस्थापन डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि एक सीधी रेखा में चलती है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये ए पॉइंट पे चला और कहीं मुड़ा तोड़ा नहीं, ए पॉइंट चल के बी पॉइंट पे चला, अगर वापस आया ही नहीं, तब डिस्टेंस भी, मान लो ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी, तो 4 किलोमीटर क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, यानी कि दूरी। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन भी 4 किलोमीटर, क्योंकि ये वापस आया नहीं, और मिनिमम डिस्टेंस भी यही है और मैक्सिमम डिस्टेंस भी है, तो विस्थापन भी 4 किलोमीटर हो जाएगा और ये भी। संवेग क्या होता है, यानी कि मोमेंटम। संवेग क्या होता है, कोई द्रव्यमान मास इंटू वेलोसिटी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर होता है, संवेग के। मास इंटू वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग, ये किसके बराबर आएगा, संवेग। फिर आता है वेग का मैंने बता दिया। फिर आता है बल किसके बराबर है, तो बल देखिएगा, बल है फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स बोलते हैं इसको, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, या एक और इक्वेशन होती है था फोर्स की, एक और होती है चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके, बल के। एक तो है मास इंटू एक्सलेशन यानी कि द्रव्यमान इंटू में त्वरण, ये है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, और ये है संवेग बटे में समय, तो क्या कहलाएगा, बल। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो द्रव्यमान गुणा में त्वरण फोर्स यानी बल के बराबर, और संवेग बटे में समय ये भी फोर्स के बराबर, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, आगे देखिए क्विक लाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिएगा क्विक लाइन CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछेगा, ये सीमेंट में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट इसी से बनाते हैं, इसमें सीमेंट में सिलिका और कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो सीमेंट में ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाने वाली चीज़ क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम काम जाता है, सीमेंट में आता है। इसका दूसरा नाम क्या है, जो हम घरों में कली यूज़ करते हैं, कली सीमेंट, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड ही होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कैल्शियम और डाइऑक्साइड ये होता है स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, यानी कि इसमें अगर वाटर मिला दिया, इसमें अगर पानी मिला दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा, इसको बोलता है बुझा, यानी कि हमने बुझा दिया। ठीक है, बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। उसके बाद देखिएगा ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका हम जो आपसे पूछ ले कि संगमरमर का, चूने के पत्थर का संगमरमर,
चूने का पत्थर, मार्बल, चूना, चौक, ऐसे कुछ कर दी जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, तो आप सीधा इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और आपसे पूछा बच्चों ने, आप पूछ रहे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछ रहे क्विक लाइम का तो कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा तो वो होता है क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा चीज़ जो बनाई जाती है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाई जाती है। हाँ जाके देखिए, पदार्थ के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ कणों से बना होता है, कथन सही नहीं है, देखना है। पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल बना होता है, ठीक है, देखिएगा। कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है, पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता। ये कह रहा है कि आकर्षण बल नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, एक कण दूसरे कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, ये बंधे रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सॉलिड जो होता है उसमें आकर्षण बल ज़्यादा, तो एक दूसरे ज़्यादा बंधे रहते हैं। जो लिक्विड होते हैं, यानी कि जो द्रव होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, और गैसेज में वो और भी कम होता है, लेकिन होता जरूर है। इसमें करें पदार्थ कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है, तो यही गलत है, यानी कि इसका आंसर यही है। तो पदार्थ के कण द्रव और वायु में स्थानांतरित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आसान सा था। फिर है ये आवर्धन, ये है लेंस से रिलेटेड, और देखिएगा देखिए, m इज इक्वल टू एच आई बटे में एच ओ में m क्या है, एच आई क्या है, एच ओ क्या है। देखिएगा, m का मीनिंग है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, जब हम किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं तो हमें कैसी दिखाई देगी? इमेज से बड़ी दिखाई दे रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे रही है, या इमेज या छोटी दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, हम ऑब्जेक्ट जो लिया, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में वो बड़ी है या छोटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और मैग्नीफिकेशन में क्या होता है? एच आई, यानी कि इमेज, हाइट ऑफ इमेज को ऊपर रखा जाता है, और हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। मैग्नीफिकेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को कितना बड़ा, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में आप बड़ा करके देख रहे हैं, उसकी इमेज कितनी बड़ी दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, ऑब्जेक्ट के तुलना में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। देखिए सेकंड में तरह आवर्धन वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की। देखो, आई से इमेज बनेगा, आई से क्या बनेगा? इमेज, आई से इमेज, और ओ से ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है कि आई का इमेज होना चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसे क्या है? प्रतिबिंब होना चाहिए, और ओ से वस्तु होना चाहिए, और एम से आवर्धन होना चाहिए। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे देखिए, यदि विद्युत प्रभार और समय दिया गया हो तो विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? यानी कि विद्युत प्रभार यानी कि चार्ज दिया गया है और समय दिया गया है, तो विद्युत धारा कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, जो विद्युत धारा होती है, एक्चुअल में विद्युत धारा यानी कि आई, इसको हम आई से लिखते हैं। आई इक्वल टू क्या होती है? विद्युत धारा किसको बोलते हैं? चार्ज के बहने के, यानी कि आवेशों के बहने की दर को, आवेशों के बहने की दर को, आवेश जब बहते हैं किसी टाइम में, बहेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लेंगे, यानी किस समय में, आवेश के बहने की दर को हम क्या बोलते हैं? उस दर को बोला जाता है, उस दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। हम क्या बोलते हैं? बहेंगे क्या? एक तार है, तार में क्या हुआ? चार्ज होंगे। अब चार्ज ही तो बहेंगे, ऐसा तो नहीं कि पानी बहेंगे, पानी बहेगा तो पानी की धारा कह देंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, विद्युत की बात है, तो चार्ज बहेंगे और टाइम में बहेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? विद्युत धारा का, ठीक है। ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आई क्या है? आई क्यू को किसमें लिखते हैं? कोलाम में। किसमें? कोलाम में। और समय को, टाइम को सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? कोलाम पर सेकंड। ये इसका क्या हो जाएगा? एक मात्रक। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने करंट के बारे में बताया, आई के बारे में, विद्युत धारा के बारे में था, उनका नाम था एम्पियर। क्या नाम था? एम्पियर। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है, इसकी जो ऐसा यूनिट है करंट की, वो क्या है? ए से लिखते हैं, एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और ये जो करंट है, आई है, यानी कि जो करंट है, विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा को हम किस यंत्र के थ्रू मापा जाता है? तो आप लिखोगे एमीटर। किसके थ्रू?
एमीटर के थ्रू, एमीटर के थ्रू इसको मापा जाता है। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। पहले तो ये फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद इसका एसआई मात्रक, एक तो होगा नॉर्मल मात्रक जो होता है, क्यू का क्या होता है कोलाम, और टी का क्या होता है समय, यानी कोलाम पर सेकंड। फिर दूसरा है इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या था, इसका एसआई मात्रक था एम्पियर, और फिर उसके बाद था जो ये इसको मापने वाले यंत्र, इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। उसके बाद देखिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये चीज़ें बनाई हैं दोस्तों, और एक पीडीएफ से निकाली हैं, पीडीएफ से निकाल के आपके लिए बनाई हैं, काफ़ी चीज़ें कही हैं। तो जितना हो सके इसको ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धारा के अंतर्राष्ट्रीय एसआई का क्या, देखिए वही आएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले था। तो क्या होते हैं, एम्पियर होती है, थोड़ी देर पहले बता दिया था क्या होते हैं एम्पियर। ओम किसकी होती है, ये रेजिस्टेंस की होती है, प्रतिरोध की। ये किसकी होती है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस किसकी, प्रतिरोध की ओम होती है। वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, आगे चलते हैं। तार का प्रतिरोध व्यतिक्रम क्रम में कैसा होता है, ये पूछ सकता है। तार का प्रतिरोध जो है वो डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। देखिए, तार, जब कोई भी तार का प्रतिरोध होता है यानी कि रेजिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और एक और होता है कि ये डायरेक्टली होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के भी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, देखिएगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि लेंथ पे। ऐसे कर लीजिए, एक लंबा एक गुफा है, आप उस गुफा में जा रहे, एक लंबी गुफा है, उसमें से आपको निकला रहा है। प्रतिरोध का मीनिंग क्या है, जो एक वायर में, एक कंडक्टर में जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को, धारा को रोकने का प्रयास करता है, प्रतिरोध पैदा करता है, उसको रोधक पैदा करता है, उसमें ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, अब ये धारा बह रही है, बह रही है, बह रही है, तो जितनी ज़्यादा लंबी होगी, आप गुफा से ले जाइए, गुफा बहुत लंबी है, अब गुफा में से निकला, लेकिन ये बहुत लंबी है, तो उतनी ज़्यादा आपको कठिनाई होगी, उतनी ज़्यादा, जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा कठिनाई होगी। तो यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। फिर देखिएगा, मैं आपको कह दूँ कि जो आपने गुफा ली, आप एक गुफा तो थी बिल्कुल जिसमें आप रेंग के जा रहे हो, और एक गुफा थी जो बहुत चौड़ी है, उसमें आपको जाना है। तो आप मेरे को बताओ किसमें आप जा सकते हो, इस वाली में या इस वाले में, ए वाली में या बी वाली में। पिछली बात है कि आप बी वाली में आसानी से खड़े होकर आराम से घूमते फिरते चले जाओगे, ए वाली में आपको रेंग के चलना पड़ेगा। यानी कि इसमें कठिनाई, इसमें जो मुसीबत है वो ज़्यादा होगी, कठिनाई ज़्यादा होगी, प्रतिरोध इसमें ज़्यादा होगा, उसमें प्रतिरोध कम होगा। यानी कि जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना प्रतिरोध कम हो जाएगा, ये बात है। तो यही बात ये करा है कि इसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि एरिया, एरिया के अनुप्रस्थ काट, ये जो वाला एरिया है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, लंबाई के समानुपाती होता है, तापमान की समानुपाती होती है, जो आगे निकलती है प्रतिरोधक निकलती है। ठीक है, आगे चलिएगा। बल त्वरण, देखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, करवाया था। ठीक है, किसके बराबर होता है, ये करेंगे बल बटे में त्वरण, संवेग के, गति के, द्रव्यमान के, दाब के। मैंने आपको बताया था जो बल होता है, बल, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था वो द्रव्यमान गुणा में त्वरण के होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसके बराबर होता है। F इज इक्वल टू एम ए। एम का मीनिंग है द्रव्यमान, एम का मीनिंग क्या है, द्रव्यमान, और ए का मीनिंग है त्वरण। तो ये कह रहा है कि आपको ये जो बल है, एफ जो बल है, इसके नीचे इसने ये कर दिया, ए कर दिया, तो क्या निकल गया आपके पास, क्या जाएगा, ये आ जाएगा मास, यानी कि द्रव्यमान, ये निकालना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक 80 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का व्यक्ति दौड़ता है। अब जो अभी जो फॉर्मूला किया था उस पर डिपेंड है ये। ठीक है, देखिएगा, हमने अभी फॉर्मूला किया था F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, आपको ए ज्ञात करना है। आपके पास दे क्या रखा है, आपको फोर्स दे रखा है न्यूटन में 240, और ये दे रखा है, तो एफ की जगह लिख दीजिए एफ। अगर ए निकालना तो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में एम, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा। अब देखो आगे निकालते इसको, लेते हैं, तो एफ कितना दे रखा है 240,
और एम कितना दे रखा है, यानी कि 80 kg। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तल लेंस की जो फोकसी लंबाई है वो कैसी होती है? उत्तल लेंस की जो फोकसी लंबाई होती है वो कैसी होती है? देखिएगा, इसकी जो फोकसी लंबाई होती है, यानी कि फोकल लेंथ, इसको कह रहा है कि फोकल लेंथ, जो फोकसी लंबाई होती है ये ऐसा कुछ होता है हमारा उत्तल लेंस। इसकी जो फोकसी लंबाई होती है वो होती है इधर, ये जो मेन फोकस होता है इधर, इधर एक भी फोकस लगे, जो मेन फोकस होता है, ये फोकसी लंबाई क्या होती है? ये होती है धनात्मक। ये क्या होती है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होती है। और आपसे पूछा जाए कि जो कनकेव जो लेंस होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अवतल, अवतल की कैसी होती है? तो उसकी होती है ऋणात्मक। उसकी कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। तो इसकी धनात्मक, उसकी ऋणात्मक। चमगादड़ परावर्तित डैश प्राप्त कर सकते कर रास्ते की रुकावटों को पता लगाते हैं। कैसी तरंगों को? देखिएगा, अध्वनिक तरंगों को, रेडियो तरंगों को, पराश्रव्य तरंगों को, चुंबकीय तरंगों को। देखिएगा, जो पराश्रव्य तरंगे हैं, ये पराश्रव्य तरंगे को ये क्या करता है? इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। ये अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करता है? ऐसे छोड़ता है, जब कोई सामने इसको दिखता है कि जो टकरा के वापस आ जाएंगे इसके पास, तो उसके बाद भी आगे कुछ, अगर ये टकरा के वापस नहीं, तो समझेगा कि आगे कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम अपने रास्ते के रुकावटों को पता लगाता है। अगर ये टकरा के वापस आ जाएंगी तो इसको पता लग जाता है कि भाई आगे कुछ ना कुछ है। तो इस तरह पराश्रव्य तरंगों की वजह से ये चमगादड़ क्या करता है? पूरे रास्ते के रुकावटों को पता लगाता है और चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। चमगादड़ यानी कि बैट, बैट कैसे अपने हो जाता है? रेडियो तरंगों का नहीं आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, समजात श्रृंखला नहीं है। एक मिनट समजात, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। समजात श्रृंखला नहीं है इसका आंसर, और जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको लास्ट में है। मैं उसमें लास्ट में आपको करा दूंगा कि समजात श्रृंखला नहीं है, ये वो दोनों क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, और ये आपका घर से काम है, जैसे मैं करवाऊंगा तो आपको ये घर से करना। आप पीछे जाना, वीडियो को पॉज करना, पीछे चले जाना, और ये आपको अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी में आपको करना है, देखने को। मैं आपको लास्ट में कराऊंगा ये चीज़ें। ठीक है, मैंने PDF बना रखी है। उसके बाद देखिएगा, उत्तक पौधों में भोजन का परिवहन करते हैं। कौन से उत्तक का जो भोजन का परिवहन करते हैं? देखिएगा, जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम कहता है फै से फ्लोएम, फै से फूड, यानी कि भोजन का जो परिवहन करने के लिए कौन सा उत्तक होता है? फ्लोएम। और आपसे पूछ ले जाइलम, जैसे जलम जैसे जल, जल का जो परिवहन, ठीक है, वो कौन करता है? जाइलम करता है। तो जो दो उत्तक का परिवहन उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो फ्लोएम करता है फूड का और जाइलम करता है जल का, ये याद रखें। संवेग की SI क्या है? तो कभी मैंने संवेग करवाया था। संवेग क्या था? संवेग होता है, P से लिखा जाता है M×V, यानी कि द्रव्यमान। M का मीनिंग क्या है? द्रव्यमान। जब भी M लिखा जाता है तो समझ लें वो द्रव्यमान है। V से क्या लेता है? V से होता है वेलोसिटी, यानी कि वेग। वेलोसिटी यानी कि वेग। द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान को इसमें मापते हैं किलोग्राम में, और वेग की क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड में आएगा, पर का नहीं बटे में, लेकिन बटे में नहीं तो गुना में है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समय की SI इकाई क्या होगी? तो ये तो नहीं हो सकती भाई, गलत है। नहीं, ये आंसर गलत है इसका, ये आंसर गलत है। मीटर पर सेकंड नहीं होगा। देखिएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड, तो इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर सेकंड। ये इसका आंसर है, किलोग्राम मीटर सेकंड इसका आंसर है। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं, रेलवे ने गलत कर रखा है आंसर। इसका आंसर होगा किलोग्राम, क्योंकि जो संवेग होता है, संवेग जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। और मास का क्या होता है? किलोग्राम। मास का क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये वाला आंसर है B, यानी कि सेकंड आंसर है। ये आंसर गलत है, रेलवे ने इसको गलत कर रखा है क्वेश्चन। प्रतिरोध की SI क्या होती है? मैंने पहले बताया था, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की SI की क्या होती है? रेजिस्टेंस पहले बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब भी कोई चालक है, कोई तार है या चार्ज बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, उसमें जो रुकावट पैदा होगी, उसमें जो रुकावट पैदा करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। उसके चलने में, उसकी धारा में, उसके बहने में, यानी कि जो चार्ज बह रहे हैं, चार्ज, उन चार्ज को बहने में जो रोकता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। उसकी क्या होती है? ओम। ओम को लिखा जाता है ऐसे साइन करके। ठीक है, एम्पियर नहीं होती, कूलाम नहीं होती,
ठीक है। कूलाम किसकी है? चार्ज की। कूलाम किसकी होती है? चार्ज की, आवेश की। कूलाम किसकी है? आवेश की। और एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी होती है? विद्युत धारा की। ओम मीटर मेरे को बताओ किसकी होती है? ओम मीटर को ये कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल देना, ओम मीटर किसकी होती है बताइएगा। फिर होता है कि प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस है, अगर वो देखो रेजिस्टेंस दो तरह से जोड़े जाते हैं, एक तो सीरीज में जुड़ते हैं और एक पैरेलल में। रेजिस्टेंस को यानी कि प्रतिरोध को, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मीनिंग है प्रतिरोध, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध को दो तरह से जोड़ा जाता है, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज का मीनिंग है श्रृंखला में, सीरीज का मीनिंग श्रृंखला में, और ये पी का मीनिंग है, पैरेलल का मीनिंग है समानांतर। समानांतर और सीरीज में इनको जोड़ा जाता है। समांतर में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर में जोड़ा जाएगा। जैसे ये कोई कनेक्टिविटी है, जैसे ये कोई कनेक्टिविटी है और इसमें ये यहाँ से इधर आप जोड़ दीजिए एक रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है और इसको एक रेजिस्टेंस ऐसे है। तो ये जब ये जुड़ता है तो ये है कहलाता है पैरेलल। ये कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। ठीक है, रेजिस्टेंस किस कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में। और जब हम इसको सीधा ऐसे जोड़ दें, ये रेजिस्टेंस है, यही मान लो इसको R1 लिख देते हैं, फिर हमने एक और जोड़ दिया, इसको लिख दिया R2, तो ये जो जुड़ेंगे ये सीरीज में जुड़े होंगे। तो ये पूछ रहा है समानांतर में, अगर मान लो सीरीज में इस तरह जुड़े हों, तो जब भी आपसे पूछा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या हुआ, तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट, ई का मीनिंग इक्विवेलेंट, समतुल्य है। R लिख के यानी कि क्या करते हैं, जितने प्रतिरोध हों, R1 R2 R3 जो भी हों उन सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें समतुल्य किसका पूछा रखा है? ये समानांतर में है, श्रृंखला में नहीं। अगर इसकी जगह क्या आता? श्रृंखला, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? श्रृंखला में। अगर इसकी जगह आता है समानांतर की जगह लिखा था श्रृंखला, तो आपको क्या करना था? 9 और 4 13, 13 और 12 25, इसका आंसर आ जाता 25 ओम। लेकिन ये बोल रहा है कि समानांतर जुड़े हैं, तो समानांतर जुड़े हैं तो जब भी रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हों? समानांतर, तो समानांतर में क्या करते हैं? 1, समांतर निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/RP, ऐसे समांतर ऐसे निकलता है, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या R4, जितने भी आगे जितने भी जोड़े हैं वो सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि 1/, बटे में जोड़ दीजिए। तो हम अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा? 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/12 और कितना आ जाएगा? 36। इसका आ गया एलसीएम 36, 9 चौक 36, 4 4 4 36 और 12, ये आ गया। तो 9 4 13, 13 12 25, 9 4 13 सॉरी 12, तो यहाँ पे गलत आ गया थोड़ा, हाँ जो यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा 12 3 36 के 3 आ जाएंगे। तो 9 4 13 13 3 16, 16/36 आएगा। यह है 16/36, यह है इसका 16/36। अब देखिएगा 16/36 हमारे पास आ गया, 16/36 ये आया है 1/RP। ये अब हमें ये निकालना तो बटे में अगर सीधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36/16। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? काटेंगे 16 दूनी 32, 2 पे कटेगा 2 पॉइंट, फिर क्या कटेगा 40, तो 16 दूनी 32, 2.2 आंसर आएगा 2.2। तो ये जो आंसर है ये ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आएगा। लेकिन मैं चैप्टर कराऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर ये चैप्टर कराना तो सबसे पहले एक आपको चैप्टर में करा दूँगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, एक आंकड़े में किसी प्रक्षेपण के बारंबार आने की कुल संख्या को क्या कहते हैं? ये मैंने आपको करा दिया था कि बराबर 1 सेकंड में जितने भी ज़्यादा कोई भी कंपन करता है या कुछ भी जो चीज़ बार बार आती है, तो 1 सेकंड में कितनी? 1 सेकंड में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति। देखिएगा, जैसे पंखा घूमता है, वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, कितनी बार आपने 1 सेकंड में कितनी बार आपने हाथ हिला दिया, अपने हाथ को कितनी बार हिला दिया, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी आवृत्ति कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से हमेशा उल्टी होती है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आती है? जब 1 सेकंड में आप जितनी बार कोई बारंबार जो चीज़ की जाती है उसको बोलते हैं, उनकी कुल संख्या क्या बताता है? आवृत्ति बताता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, एक तरंग का वेग, जो तरंग का वेग है, एक तरंग है, ऐसे तरंग चल रही है कोई भी, ऐसी एक तरंग है, ठीक है। उस तरंग का जो वेग है, वेलोसिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है और उसकी तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया कि ये 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे 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 कितने ये सर्कल पूरे कर लेगी, 1 सेकंड में अपना कंप्लीट सर्कल पूरा, उसको बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसको क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। एक बार पीछे चलते हैं,
फ्रीक्वेंसी वाले पे, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी को किस में बांटा जाता है? हर्ज में। इसमें हर्ज में। हर्ज एक वैज्ञानिक थे, उनके ऑनर में ही इसकी जो ऐसा यूनिट थी वो हर्ज की गई। तो ये क्वेश्चन याद रखा, मैं इसी वजह से इसको दोबारा लेके आऊँ। इसको हर्ज में हम मापते हैं, आवृत्ति किस में मापते हैं? हर्ज में, ठीक है। अब देखिएगा इसमें था, तो इसमें जो तरंग है v है वो किसके होगा? v यानी कि जो वेग होगा उस तरंग का जो वेग होगा वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। लैम्बडा का मीनिंग है तरंग दैर्घ्य, यानी कि एफ इंटू लैम्बडा। ये जो लिखा हुआ इसका मीनिंग होता है लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि जो उनकी स्पीड होगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी बार ये घूम रहा है, और जो वेवलेंथ होती है वो होती है इन दो के बीच की, जो ये एक वेव ये एक वेव, इनके बीच की जो लेंथ है, या इनके नीचे वालों के लीजिए ट्रफ या क्रस्ट बोला जाता है इनको, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इनको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आगे देखिएगा, निम्न से किन की इकाइयाँ एक समान है। देखो ये क्वेश्चन था, इसमें डाउट था और इसमें आंसर नहीं दे रखा था। किन की इकाइयाँ एक समान है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके आएगा किन की इकाइयाँ एक समान नहीं है, आंसर आएगा एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, जिनकी इकाइयाँ एक समान नहीं है। तो चाल वेग की एक समान होती है, चाल की भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और वेग की भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर, यानी कि एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। हाँ जी, त्वरण की और गुरुत्व के कारण त्वरण दोनों की ही क्या होती है? सेम होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद है संवेग की दूरी की, ये चौथा कर लीजिए, दूरी की और विस्थापन की। दूरी की भी वही होते हैं मीटर, और विस्थापन भी क्या होते हैं? मीटर। ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, यानी कि विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। अब बच गया संवेग, अब बच गया संवेग और बल। संवेग की क्या होते हैं? संवेग क्या होता है? मीटर, सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये होती हैं संवेग की। और बल की क्या होती हैं? बल की होती है न्यूटन। तो इन दोनों की अलग होगी ना, या फिर इसका जो और मात्रक है उसमें करोगे तो क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू ma, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा जो इसकी है, इसकी तो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में अंतर हो गया ना, तो नहीं है, इसका आंसर होगा 3। लेकिन यहाँ पे फेरबदल करना पड़ा, जिसकी एक समान नहीं है, नहीं आएगा, यहाँ नहीं है। जैसे इसमें आंसर दिया, सभी को ग्रेस मार दी होगी रेलवे के इस पेपर में। तो आप भी जब भी पेपर दे के आओ रेलवे का कहीं का, तो उसको चेक कर लिया करो कि वो आंसर ठीक है या नहीं है। हाँ जी, देखिएगा इसमें गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा देखिएगा, जब भी गतिज ऊर्जा निकालते हैं, जब भी गतिज ऊर्जा निकल जाती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का निकालने का। देखिएगा mv काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हाफ mv स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ये काफ़ी बार आएगा, ध्यान रखना, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? हाफ का हाफ रखते हैं और m कितना है? 20, ठीक है, 20 रहता है। m यानी कि मास, इनका मीनिंग देखो, m जब भी लिखूँ तो उसको मास समझ लेना, यानी कि किलोग्राम, ठीक है। मास यानी कि द्रव्यमान, m का मीनिंग है द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान है वो m से लिखा जाता है। और v का मीनिंग है गति, यानी कि वेलोसिटी, ये गति, ठीक है। और गति कितनी रखिए? 5, और 5 का भी स्क्वायर, तो पापा 25, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आधा करेंगे तो 10, तो कितना आ जाएगा? 250, ठीक है। इसमें 250 किलोग्राम, पास्कल, न्यूटन ये दे रखा है, क्योंकि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा मापा जाता है जूल में, इसका आंसर आ जाएगा 250, यानी कि 250 जूल। न्यूटन में तो फोर्स आएगा, या फोर्स बोलता तब आता, ठीक है, तो आएगा जूल में, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को हम किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा ये जो मैंने विद्युत धारा वाला करवाया था वही है। ओडोमीटर गति को मापता है। ओडोमीटर क्या करता है? गति को मापता है। जब गति चल रही है, डिस्टेंस को मापने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, गति को मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो एमीटर है, एमीटर किसको मापता है? एमीटर मापता है करंट को, विद्युत धारा को, किसको?
ये करंट की जगह था विद्युत धारा, तो इसका आंसर विद्युत धारा होता। किसको मापता है ये? विद्युत धारा को। किसको मापता है? विद्युत धारा को। ठीक है, आगे चलते हैं। और विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और एमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट से विद्युत धारा को मापता है। मैंने पहले बता दिया आपको, पीछे बैक जाके देख लेना। ठीक है, ये क्या है? इसमें इक्वेशन है, ये न्यूमेरिकल है, फिजिक्स के 9th क्लास के से आए हुए ये। देखिएगा, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल निकालना, त्वरण निकालना। क्या निकालना? त्वरण। और यहाँ पे क्या दे रखा? देखिए, ये दे रखा टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। फिर दे रखा है 36 किलोमीटर से वो 54 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि जो प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक चाल को यू से लिखते हैं, प्रारंभिक चाल है 36 किलोमीटर पर आवर में ही। आपको पता है जब भी किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, ये छोटी में लेके जाना पड़ता है। और छोटी में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे तो 8 दूनी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यू कितना आ गया? यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। वी देखिएगा, वी निकालेंगे तो वी 54। सेम ऐसे ये भी किलोमीटर पर आवर में, इसको भी 5/18 से करेंगे तो 18 × 54, ये आ गया 15। तो यानी कि टी कितना आया? टी आया हमारा 5 सेकेंड। यू कितना आया? यू आया 10, हमने अभी भी निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड। वी कितना है? ये भी अभी भी निकाला है 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया हमारे पास। यू आ गया 10, वी आ गया 15 और टी आ गई। अब पूछा त्वरण क्या होगा? तो आपको त्वरण का फॉर्मूला पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण किसको कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को। यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू यानी कि 15 में से 10 घटा के और बटे में टी यानी कि 5। और 15 में 10 घटाओगे तो क्या आएगा? 5 अपॉन में 5 कट के क्या आ जाएगा? 1। तो क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर भी इसका आगे आंसर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर सेकंड स्क्वेयर भी दे रखा है, लेकिन ये यूनिट नहीं है। इसकी यूनिट क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। जब इन्वर्स में लगा होता है इसका मिलता है पर सेकंड। ठीक है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, जो धनात्मक त्वरण है उसका अर्थ है, उसका अर्थ क्या होता है धनात्मक त्वरण का? देखिएगा, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है जब वस्तु का वेग वेग बढ़ता है, उसको धनात्मक त्वरण बोलते हैं। जब वस्तु का वेग क्या हो? जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, तो जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो उसको हम धनात्मक त्वरण बोलते हैं। अगर वस्तु का वेग घट रहा हो तो उसको हम धनात्मक नहीं ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, और उसका नाम आता है मंदन। उसका एक अलग नाम आता है मंदन। अगर वस्तु का वेग क्या होता? कम हो रहा हो, कम होता है। अगर वस्तु का वेग कम हो रहा हो, वस्तु का वेग क्या हो? अलग हो, तो हम उसको मंदन बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक में आ जाता है। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या लगाते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मंदन। नाम से ही आ रहा है मंदन, यानी कि मंदा हो रहा है तो मंदन कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व को डेंसिटी, घनत्व, घनत्व को कैसे लिखा जाता है? घनत्व को देखिएगा, घनत्व को लिखा जाता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान की क्या होती है? अगर इसकी ऐसा यूनिट निकालनी है तो द्रव्यमान की होती है किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम आपते हैं, और आयतन को मीटर क्यूब। इसकी क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व की। अब आप ये देखिएगा, जब भी आयतन बढ़ता है तो घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। उल्टा होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। जब भी आयतन बढ़ेगा घनत्व घट जाएगा, जब भी आयतन घटेगा घनत्व बढ़ जाएगा। तो घनत्व पे ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। जब भी आयतन बढ़ता है घनत्व घटता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। विषम को चुनिए। विषम को निकालना बात, विषम कौन सा है इस विषम में? देखिएगा, इसमें 9 सेंटीमीटर, ये किसके बारे में? प्रेशर के बारे में बता रहा है। ये प्रेशर
प्रेशर की क्या होती है, प्रेशर का जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मापते हैं न्यूटन में, एरिया को मापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसका है, फोर्स प्रेशर का। पास्कल, प्रेशर को पास्कल यानी कि पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया था, तो पास्कल में। फिर जो है कि न्यूटन जो सॉरी फोर्स है, फोर्स की जो ऐसा जो सीजियस यूनिट है उसको डाइन में मापते हैं, और जो एरिया की जो है जो लेंथ की है उसकी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगी, प्रेशर की है, ये भी प्रेशर की है, ये भी प्रेशर की है, लेकिन ये अलग है, ये किसकी है, फोर्स की। तो तीनों प्रेशर के होने के बाद ये अलग निकल रहा है, तो इसी वजह से विषय को बचाना, तो ये फोर्स की यूनिट है। ऐसा यूनिट किसकी है, न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की। तो ये अलग से आपको दिख रहा है। हाँ जी, ये आ गया फिर कि एक पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, या 100 एटमॉस्फेयर। 100 एटमॉस्फेयर नहीं होगा, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ये नहीं होगा, ये सीजियस यूनिट है। हम किसके लेके जाते हैं, जो एक्चुअल यूनिट थी, एक्चुअल यूनिट से हमने क्या बनाया, पास्कल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया P = F अपॉन A, और F क्या था, न्यूटन, और ये क्या था, F यानी कि फोर्स, फोर्स इसमें मापते हैं न्यूटन में, और एरिया किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पहला इसका आंसर करेक्ट है। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, देखिएगा मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया डिम्बवाही नलिका में होती है। अभी इसका एक फिगर होगा, आगे देखिएगा, हाँ इसमें ये रहा, इससे आपको समझाता हूँ। डिफरेंट व्यू है, ठीक है, देखिएगा ये होता है ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये 2 ओवरी होते हैं, पेयर में होते हैं। यहाँ से हर मंथ अंडे निकलते हैं, अंडे इस वाली से या इस वाली से निकलते हैं। ये अंडे कहाँ जाते हैं, ये यहाँ इस ट्यूब में आते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या डिम्ब वाहिनी, हिंदी में इसको बोलता है डिम्ब वाहिनी। क्या बोलता है, डिम्ब वाहिनी। ओवरी क्या बोलते हैं, हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं, लिख तो रखे यहाँ पे, हिंदी क्या है, अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय, हिंदी बोलते हैं इसको अंडाशय। ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। और ये जो इसको बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। दूसरा नाम क्या है इसका, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, क्या नाम है इसका, फ्लोपियन ट्यूब। अब जो निषेचन की प्रक्रिया, अब क्या होगा, एक्चुअल में जो शुक्राणु है वो कहाँ से आएंगे, यहाँ से आते हुए, यहाँ से भागते हुए आएंगे, और यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। यहाँ पे पहले क्या होगा, अंडाणु होगा, जो माता के ओवरी में से, अंडाशय से निकला है, वो अंडाणु, यहाँ अंडाणु के साथ ही क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है कहाँ पे, इस साइड यहाँ हो सकती है, या फिर यहाँ हो सकती है, कहीं भी यहाँ या फिर यहाँ होगी, फ्लोपियन ट्यूब में। क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि डिम्ब वाहिनी में, डिम्ब वाहिनी में, ठीक है, कहाँ होती है, डिम्ब वाहिनी में, नलिका, डिम्बवाही नलिका। डिम्ब वाहिनी यानी कि डिम्ब का मीनिंग होता है अंडे, और वाही यानी कि लेने वाली, नलिका यानी कि जो नलिका होती है। तो डिम्ब वाहिनी नलिका में होती है, तो कहाँ होगी, फेलोपियन ट्यूब में। अगर डिम्ब वाहिनी नलिका ना आए और आ जाए फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब भी उसका दूसरा नाम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। ये डिम्ब वाहिनी नलिका में इसका निषेचन होता है। उर्वरीकरण का मीनिंग होता है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। उर्वरीकरण का मीनिंग है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन मीनिंग क्या है, जब मेल यानी कि ओवम से, अंडे से, एग से क्या मिले, स्पर्म मिले, क्या मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, तो वो क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो गैमेट है, सेक्स जो सेल है, उसका मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और वो कहाँ होता है, डिम्बवाही नलिका में होता है। फिर आता है कि तो फिर गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में जो बच्चे का जो लालन पालन है, बच्चे का जो पालन पोषण है, वो कहाँ होता है, वो जो होता है वो गर्भाशय में होता है। वो कहाँ होगा, गर्भाशय में, ठीक है। बच्चे का जो लालन पालन है, बच्चे का जो लालन पालन होता है वो होता है यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में। इसको यूट्रस का मीनिंग गर्भाशय, यानी कि इस एरिया में। अब जैसे बच्चा क्या बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक जाइगोट फॉर्म बनते हैं, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, तो वहाँ पे ये यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, और सारे न्यूट्रिशन वहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा यहाँ बनता है तो एक परत बनती है, और एक टिश्यू बनता है, और वो टिश्यू ही उसको क्या करता है, उसको सारा होता है, वो लालन पालन करता है, बच्चे को न्यूट्रिशन, माँ से न्यूट्रिशन उसी से मिलता है। तो उस टिश्यू का नाम बताएं, तो क्या नाम होता है उसका, प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। इंग्लिश में और हिंदी में इसका नाम प्लेसेंटा ही होता है, दोनों में ही क्या होगा, प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा की तरह से ही बच्चे को क्या मिलता है, सारा पोषण, अपनी माँ से सारा पोषण मिलता है, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है,
आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के साथ एम.जे. मोजले, ठीक है, मोजले साहब का नाम जुड़ा हुआ है। आपसे पूछ ले आधुनिक आवर्त सारणी या लॉन्ग पीरियड, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो क्या हो जाएंगे? एम.जे. मोजले, ठीक है। तो एम मोजले जी ने क्या किया था? इस आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आपसे पूछ ले कि आवर्त सारणी की खोज, ये तो आधुनिक ना हो, आधुनिक को काट के वो आधुनिक ना दे, आधुनिक को काट के कह दे आवर्त सारणी की खोज किसने की, तब आएगा मेंडलीव। तब क्या आएगा? मेंडलीव। तब आप कह दोगे मेंडलीव, क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तो एम.जे. मोजले, और अगर आपसे पूछ ले कि आवर्त सारणी, खाली आवर्त सारणी आ जाए, तब कर देना है मेंडलीव। किसने की थी? मेंडलीव ने 1869 में, याद रखना 1869 में मेंडलीव आवर्त सारणी की खोज की थी। 1872 में इसकी जो छापा था वो छपी थी जर्मन पत्रिका में एक में, ठीक है। और न्यूलैंड, आपसे पूछे न्यूलैंड, तो न्यूलैंड ने भी इसको आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश की थी, हालांकि बना नहीं पाए थे। उन्होंने क्या था, 8-8 7-7 तरीकों से रखा था। इनका जो सिद्धांत था, वो जो एलिमेंट को रखने का, तत्वों को रखने का, उसको बोलते हैं अष्टक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट के आगे, हाँ ये रहा, ठीक है। देखिए मैं ना, ये जो डी ब्लॉक के तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं इनको? संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसको मैं आगे मैंने एक लगा रखी है, इससे मैं आपको पीरियोडिक टेबल से आपको करवाता हूँ। देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल है, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कौन सी पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें कुछ ब्लॉक हैं, तो ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये पी ब्लॉक, ठीक है, ये डी ब्लॉक, और ये क्या है? एफ ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है? एफ ब्लॉक। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक। तो ये जो इसके जो तत्व हैं, इनको संक्रमण धातुएं, ये सारी की सारी इस ब्लॉक में सारी की सारी क्या हैं? धातुएं हैं। सभी की सभी क्या हैं? इसमें जितनी भी हैं वो सभी धातुएं हैं। ये सभी की सभी क्या हैं? इसमें धातुएं हैं। और इस डी जो ब्लॉक होता है, इसको नाम दिए गए 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक में 2, देखिएगा, इधर से इधर जाने पे ये जो हैं इनको बोलते हैं, आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे, तो ये जो जा रहे हो, तो इनको बोलते हैं आवर्त। इनको क्या बोलते हैं? आवर्त। तो ये कितने आवर्त देखिए टोटल में? 1 2 3 4 5, सॉरी, एक आवर्त, 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने आवर्त हैं? 7। यानी कि पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं? 7। और वर्ग गिनोगे तो वर्ग भी कितने होंगे? 1 वर्ग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके 13 14 15 16 17 18। तो यानी कि जो समूह हैं, वर्ग हैं, समूह कितने हैं? ग्रुप, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, जिनको क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप कितने हैं? 18, यानी कि समूह। और पीरियड कितने, यानी कि आवर्त कितने हैं? आवर्त हैं 7 आवर्त हैं, ठीक है। और इनको ब्लॉक में बांटा गया है। इस पीरियोडिक टेबल को किस में बांटा गया है? ब्लॉक में, ठीक है। इसमें ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं 2 ग्रुप, और कौन से? 1 और 2। इसमें आते हैं 13 से लेकर के 18 तक के जो ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। और इसमें 3 से लेकर के और 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। और एफ ब्लॉक में कोई ग्रुप नहीं आता, क्योंकि जो ये 57 से लेकर 71 तक है ना, वही नीचे लिखे हुए हैं। ये 89 से लेकर 103 तक ये नीचे लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई भी ग्रुप नहीं आता। कभी आप कहोगे एफ ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, क्योंकि सारे ग्रुप आ जाएंगे। एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो लेंथेनाइड सीरीज है, ये वाली जो लेंथेनाइड सीरीज है, नीचे वाली ये दिख रही है, जो लेंथेनाइड सीरीज है, ये किस आवर्त में और किस ग्रुप में आती है? ये एक्टिनाइड जो सीरीज है, ये वाली एक्टिनाइड जो सीरीज नीचे वाली, ये जो एक्टिनाइड सीरीज है, ये किस ग्रुप में आती है? लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज किस ग्रुप में आती है? पहले बात देखिएगा, आपसे ग्रुप पूछा जाए तो ग्रुप होगा 3rd ग्रुप। एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज किस ग्रुप में आएगी? ग्रुप नंबर 3rd। देखिए कौन सा है? और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ग्रुप नंबर 3rd में। और पूछा किस आवर्त में आती है, तो इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 में क्या आएगी? लेंथेनाइड सीरीज। 6 में क्या आती है? लेंथेनाइड सीरीज। और एक्टिनाइड सीरीज किस में आती है? 7th जो पीरियड है उसमें, तो 6th में आएगी लेंथेनाइड सीरीज, और 7th में आएगी एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड किस में आती है? 6th में, और एक्टिनाइड किस में आती है? 7th पीरियड में, ठीक है। आपसे पूछ ले कि लेंथेनाइड सीरीज किस में आती है, तो 6 में आएगी। एक्टिनाइड किस में आएगी? 7th में। उसके बाद देखिएगा, ये जो मेटल हैं, ये मेटल हैं जो
हाँ जी, देखिए ये जो मेटल है इनको एल्कली मेटल हो जाता है। ये जो फर्स्ट नंबर पहले ग्रुप में जो इनका एल्कली मेटल, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं, ये क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। फिर इनका नाम होता है बोरोन फैमिली, इसका नाम होता है कार्बन फैमिली, और जो ये है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ये इनको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ये जो वाला ग्रुप है इस ग्रुप को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। इस ग्रुप को यानी कि ग्रुप नंबर 17 को, ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रेडिन, और ये जो होते हैं ये सभी किसमें हैं, ये हैं ग्रुप नंबर 17 में। किसमें ये ग्रुप नंबर 17 में। जो एसेटिटीन है, इस तरह से ये कुछ नेम है, तो ये किसमें होते हैं, ग्रुप नंबर 17 में। इनको बोलता है हेलोजन ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। और ये होती है, ये जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 18, ये नोबल गैसेज हैं। ये जो ग्रुप है ये नोबल गैसेज हैं, और ये इनर्ट गैसेज हैं। नोबल है, कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन है। वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है, लेंथेनोइड। अभी हमने किया है, उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड। वर्ग 3 में यानी कि वर्ग 3 में और आवर्त 6 में। वर्ग 3 है, वर्ग कौन सा, यानी कि समूह कौन सा है, समूह है तीसरा, और आवर्त है छठा। आवर्त कौन सा है, छठा, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्त छठे में तो होता है लेंथेनॉइड। वर्ग 3 ही रहेगा। ऐसे कह दिया जाए कि वर्ग 3 और आवर्त 7वां, आवर्त 7वां तो क्या हो जाएगा, एक्टिनोइड। कौन सा हो जाएगा, एक्टिनोइड। ऐसे कह देता कि वर्ग जो है, वर्ग को कह देता कि जो वर्ग है वो वर्ग है सेकंड, वर्ग सेकंड, और जो ग्रुप है ग्रुप 17, ग्रुप कितना 17, ग्रुप कितना 17, तो कौन सा हो जाएगा, हेलोजन। तो ग्रुप 17 कौन सा हो जाएगा, हेलोजन। गति का पहला नियम किस किस के बीच में संबंध को प्रदान करता है। पहला जो नियम है तो वेग के बारे में बताता है, ठीक है, वेग और समय के बारे में। देखिए मैंने नीचे बना रखे हैं इसके बारे में, आपको देखिएगा, ये है पहली जो इक्वेशन है वो ये है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का पहला नियम है, ये गति का पहला नियम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सेकंड नियम है, ये है सेकंड नियम, गति का दूसरा नियम, ये दूसरा नियम है, यू टी प्लस हाफ ए टी, ये स्क्वेयर है, ए टी स्क्वेयर, ए टी के ऊपर 2 है, ये 2 नीचे नहीं है, 2 ए टी स्क्वेयर है ये, ठीक है। फिर तीसरा है जो थर्ड इक्वेशन है, ये 9th क्लास में आती है थर्ड इक्वेशन, ये 2s वी स्क्वेयर, ये वी स्क्वेयर है, ये क्या है, वी स्क्वेयर है, ध्यान रखना, ठीक है, ये वी स्क्वेयर है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ठीक है, 2s इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये है। और ये क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये 3 इक्वेशन है, याद कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या है, यू प्लस ए टी, सेकेंड है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है 2s वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ठीक है जी। अब देखिएगा पहली जो इक्वेशन उसका नाम क्या है, पहले इक्वेशन का नाम है, उसको बोल देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले इक्वेशन का नाम क्या है, वेलोसिटी। देखो पहले वाला अक्सर उठाइएगा, लास्ट वाला टी वी से क्या मीनिंग क्या है, वेलोसिटी। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, टी से टाइम, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकंड क्या है, एस का मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी आ सकता है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में फिजिक्स में बोल देते हैं पोजीशन। तो पोजीशन टाइम, और लास्ट में क्या है, टाइम, तो पोजीशन टाइम इक्वेशन। सेकंड वो क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम इक्वेशन। और थर्ड में देखिएगा, थर्ड में क्या है, ये ए नहीं, क्योंकि ए को हम उसमें मान लेते हैं, तो क्या होता है एस जो होगा, यानी कि पोजीशन, एस को हम क्या मानते हैं, पोजीशन, और ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेग, वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, वेग समय इक्वेशन, वेग समय समीकरण। दूसरा क्या है, पोजीशन टाइम समय इक्वेशन, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी वेग इक्वेशन। तो ऐसा हो जाए तो आप कर लेना। आगे ये इनके इसके अलावा अब तो पूछा गया था पहले इक्वेशन, आपसे पूछ लीजिए और इक्वेशन, तो और भी आप कर देना, पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम, पोजीशन वेलोसिटी। तो थर्ड क्या होगी, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है।
ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या कह रहे कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे दोनों अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, ये गलत है। दोनों तरंगे अनुप्रस्थ, ये भी गलत है। अनुदैर्घ्य, ये भी गलत है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो तो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, और जो प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य कैसे होती हैं? जो जिनमें कंप्रेशन होता है, जिनमें क्या होता है कंप्रेशन, और फिर क्या होता है, जैसे आपने एक स्प्रिंग देखा हुआ, तो स्प्रिंग में क्या होगा, एक बार तो होगा रेरफेक्शन और एक ये तो होगा कंप्रेशन, और एक बार क्या होता है रेरफेक्शन। तो ये जो चलती इसी तरह चलती है वो तो होती है अनुदैर्घ्य। और अनुप्रस्थ कैसे होती है? अनुप्रस्थ लंबवत काट के चलती हैं ऐसे। तो ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। जो प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो इस तरह की तरंगे होती हैं। आगे चलिएगा, देखिए 50 न्यूटन का बल लगाया जाता तो उत्पन्न त्वरण की, वही आ गया। तो जो पहले हमने किया था इसको मैंने आपको करवा दिया था, इसको आपको निकालना है इसका आंसर। देखिए वैसे तो इसमें दे रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको निकाल के बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको निकालना है। मैंने इसको साफ कर दिया, आप इसके आंसर को देखिएगा क्या होगा, निकालना है। फॉर्मूला क्या है? F = ma। F = ma। F क्या है? फोर्स है, और m क्या है? मास है। आप निकालिएगा। मास यानी कि द्रव्यमान, m क्या है? द्रव्यमान है जो दे रखा है, द्रव्यमान 50 किलोग्राम, और फोर्स क्या है? बल है, और बल कितना दे रखा है? 100 न्यूटन। तो आप निकालिए त्वरण कैसे निकलेगा। यदि एक तत्व में परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जब भी हम द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या उसने पूछा, यानी कि एटॉमिक मास उसने पूछा, एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जब हम जोड़ते हैं तो क्या जाए? एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन कितने? 12। प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन कितने? 11। प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, तो कितना आ गया? 23। तो 23 क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। 23 क्या इसका? एटॉमिक मास। और आपसे पूछा जाए एटॉमिक नंबर, तो जो प्रोटॉन का नंबर है वही क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। प्रोटॉन के जो नंबर होंगे वही इसका एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितने? 11, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11। आगे करते हैं। त्वरण प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। त्वरण का प्रतिरोध, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो त्वरण का प्रतिरोध करेंगे, त्वरण का जो प्रतिरोध करेंगे उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। और जड़त्व का जो किसके माप के बराबर होता है? द्रव्यमान की, यानी कि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा। जो जड़त्व होता है द्रव्यमान के माप के बराबर होता है। जितना द्रव्यमान ज़्यादा उतना जड़त्व भी ज़्यादा। और त्वरण का प्रतिरोध करने के पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा विलन अधिक अम्लीय होगा? देखिएगा, एक pH स्केल होता है ऐसे, और यहाँ पे इसमें क्या होता है? 7 लिखा होता है, और यहाँ से ऐसे करते करते इस साइड होता है 0 और इस साइड होता है 14, इस साइड 0 इस साइड 14, ऐसे होता है। तो ये pH जो स्केल था, ये सबसे पहले किसने बताया था? pH का मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आपसे पूछ ले pH स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। किसने? सोरेनसन ने। अब देखिएगा, 7 से इधर आने वाले, यानी कि 7 से नीचे वाले, ये कहलाएंगे अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जितना नीचे की तरफ होगा, यानी कि 0 तक जो होगा वो हाईली क्या होगा? उसको अम्लीयता उसकी ज़्यादा होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल। और उधर जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्षार, वो प्रबल क्षार होगा। यानी कि जो 14 पे होगा वो प्रबल क्षार, और जो 0 पे होगा वो प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल कौन होगा? जो 0 पे, और जो 14 पे होगा प्रबल क्षार होगा। और ये जो 14 पे कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। और इस पर कौन होता है? HCl, जो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? जिसका pH मान 0 पे होगा। ठीक है, 1 वाला 2 वाला तो कम हो जाएगा, और ये लगभग न्यूट्रल के लगभग होता है। ठीक है, पानी का आपसे पूछ लेते, पानी कितना होता है? तो पानी का होगा 7, बिल्कुल शुद्ध पानी का कितना होता है? 7। वर्षा के पानी कितना होता है? 7। और आपके ब्लड का पूछ ले तो ब्लड का होता है 7.4 pH मान। ये pH मान की बात करें, pH मान पानी का 7 और ब्लड का 7.4।
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लाल, एक तो लाल लिटमस पेपर, एक नीला। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, नीले नीले लिटमस पेपर को, लाल तो लाल ही रहने देंगे, लेकिन नीले को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लाल में। नीले को किस में कन्वर्ट करते हैं, लाल में। इसको एक ट्रिक होती है, अनिल अनिल अनिल, ऐसे क्या होगा, अमल, नी से नीला और ले से लाल। तो जो अमल जो होते हैं वो नीले को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कुछ में सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या एसिड है, मिश्रित होने पर लिटमस पेपर, जो लिटमस विलियन है का रंग कैसा बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। नीले से क्या हो जाएगा, लाल, नीले से क्या हो जाएगा उसका लाल, लाल तो लाल बनेगा ही, लेकिन नीले से भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है। और इसकी जगह आ जाता क्षार, इसके आ जाता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये लाल से, ये लाल से क्या कर देगा, नीला कर देगा, ये लाल से क्या कर देगा, नीला। ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक परमाणुक है, एक परमाणुक है, इनमें से देखिएगा एक, इनकी जो परमाणुओं की संख्या दे रखी है वो कितनी होती है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया HS सॉरी RRB ग्रुप डी में अंदर बहुत ज़्यादा बार, कि पहले हाइड्रोजन का पूछा गया, हाइड्रोजन कितनी होती है, आर्गन की कितनी होती है, गंधक की, ऑक्सीजन की, ये काफ़ी बार पूछे। गंधक का मीनिंग सल्फर है, गंधक का मीनिंग सल्फर। आर्गन यानी कि आर्गन की पूछी गई। आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओजोन का पूछा गया, एक ओजोन को लेकर के O3, ओजोन का मीनिंग होता है O3, ओजोन का पूछा गया। काफ़ी बड़ी एकल परमाणु यानी कि जिसमें परमाणुओं की संख्या यानी कि फ्री एग्जिस्टेंस करता है, तो वो कितनी होती है, इसमें परमाणु कितने होते हैं। तो ये नीचे कर रखा मैंने, ये देखिए कुछ आपको बता रखे मैंने। तो कुछ है धातु हैं, आर्गन की एकल परमाणु, आर्गन ऐसे लिखा जाता है, तो अभी भी आर्गन ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो आर्गन का एकल परमाणु होते हैं। ठीक है। हीलियम एकल परमाणु होता है, हीलियम को He से लिखते हैं, हीलियम भी एकल परमाणु। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या होता है, ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के दो परमाणु एक साथ रहते हैं, तो दो परमाणु एक साथ रहेंगे तो द्वि परमाणु। ऐसे ही हाइड्रोजन अकेला नहीं रहेगा, हाइड्रोजन के भी द्वि परमाणु, हाइड्रोजन के भी दो परमाणु एक साथ रहेंगे तो हाइड्रोजन के द्वि परमाणु। नाइट्रोजन के भी द्वि परमाणु, नाइट्रोजन के भी कितने रहते हैं, दो परमाणु एक साथ रहते हैं, नाइट्रोजन द्वि परमाणु। फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस के जो चार परमाणु साथ रहते हैं, फास्फोरस के कितने, चार, चतुर परमाणु जिसको बोलते हैं, फास्फोरस के चतुर परमाणु। उसके बाद है सल्फर के S8, सल्फर के बहुपरमाणु, यानी 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुक है। कितना है, बहुपरमाणु। ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का धातु में जाए तो सोडियम का एक परमाणु, आयरन का एक परमाणु, सोडियम का क्या हुआ, एक परमाणु, आयरन का भी एक परमाणु, एल्यूमिनियम का एक परमाणु और कॉपर का भी एक परमाणु। इसमें एक चीज़ रहेगी कि ऑक्सीजन जो ओजोन है, ओजोन कैसी बनती है, O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ओजोन बनती है। तो ओजोन का क्या परमाणु होता है, तो इसका होता है ओजोन का त्रिपरमाणुक। क्या होता है, त्रिपरमाणुक। अभी मैंने लिखा ना O3, तो O3 लिखा तो ये 3, तो त्रिपरमाणुक। मैंने लिख रहा हूँ H2 तो द्वि, N2 यानी कि नाइट्रोजन द्वि। ठीक है। हीलियम लिखा खाली हीलियम ऐसे तो एक परमाणु। ठीक है। P4 चतुर परमाणु, S8 बहुपरमाणु। ठीक है। यह डैश के पुंकेसर का भाग है। जी कहाँ गया, नीचे था मेरा। यह एक पुंकेसर का भाग है। ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा है, पराकोश वर्तिका, पराकोश अंडाशय, पराकोश पतंतु या पराकोश और पत्रिका। आइए इसको हम, इसका आंसर तो होगा पराकोश और पतंतु, लेकिन हम इसको एक अच्छे फिगर के साथ कर लेते हैं, आपको याद रह जाएगा। देखिएगा ये फिगर है, हाँ जी देखिएगा, ये इसमें दो होते हैं। ये देखिएगा एक फूल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और मादा प्रजनन अंग भी होते हैं, और जो पुरुष प्रजनन अंग है यानी कि वो भी होते हैं, मादा भी और नर भी, नर प्रजनन अंग भी होते हैं और मादा प्रजनन अंग भी होते हैं। देखिएगा इसमें जो पुंकेसर, ये जो है ये वाला, ये है
मेल वाला, यानी कि मेल का, नर प्रजनन अंग ये हैं। और जो ये वाला है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये फीमेल वाला है, यानी कि ये स्त्री वाला है, मादा प्रजनन अंग जो है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाले ये नर के हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर है इनको क्या बोला जाता है, जो ऊपर इनको बोलते हैं, जो ये ऊपर है, इस वाले की एक को निकाल लीजिए आप, इस वाले को, ये वाले को अगर एक को निकाल लेते हैं, तो इसको ऊपर को बोलते हैं परागकोश। इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। और इसको ये जो डंडी सी है, ये डंडी सी दिख रही है आपको, ये डंडी, ये दिखे डंडी, ये जो डंडी सी दिख रही है, ये डंडी है, इस डंडी को बोलते हैं पतंतु। इसको क्या बोलते हैं, पतंतु। और दोनों से मिलकर क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। अब ये जो परागकोश हैं, इन्हीं परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इनमें क्या होते हैं, परागकण, पोलन ग्रेन्स। और ये परागकण क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे अंडे के साथ। अब देखिएगा, इसमें अगर इससे पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो इसका जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट को स्टाइल, और नीचे वाले पार्ट को अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अंडाशय। जो ये पार्ट है ये अंडाशय है, ये बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, यानी कि वर्तिका। और इसके ऊपर वाले पार्ट को वर्तिकाग्र, इसके ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। आई थिंक आपको समझ में आ गया, और इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो परागकोश व पतंतु, ठीक है। चार कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। देखिएगा, मैं आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कार्बन एक है, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन का नंबर 1 है, तो हम उसको बोलते हैं मिथ। कार्बन की 1 है तो, कार्बन का नंबर 2 है तो उसको बोलते हैं इथ। कार्बन का नंबर 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन का नंबर अगर 4 है तो उसको बोलते हैं ब्यूट, उसको बोलते हैं ब्यूट। तो इसमें 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन को आप क्या बोलते हैं, तो 4, यानी कि कार्बन का नंबर कितना है, 4, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। इसका आंसर आ जाएगा ब्यूट। और 3 देखा तो आप बोलते हैं प्रोप, 2 देखा तो इथ, 1 देखा तो मिथ, और 5 देखा हो तो बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेंट। 6 रेखा तो बोलेंगे हैग्स। क्या बोलेंगे, हैग्स। 7 रेखा तो हेप्ट, हैग्स, हेप्ट। मुझे कौन सा एक संतृप्त का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये अभी मैं नीचे दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी थे जो मैंने छोड़े थे, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, वो आपको करने हैं, वो क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी। आंसर उसमें दे रखा है। इसका आंसर क्या होगा, जैसे कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसका आंसर ये है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग को कार्बन से जो बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, मेनली हाइड्रोजन के साथ करता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन बॉन्डिंग करे हाइड्रोजन के साथ उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये संतृप्त होती है, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है और एक असंतृप्त। संतृप्त बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त जो बनाएगा, यानी कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होंगी, उसमें क्या होती है, एल्केन, उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। वो क्या होती है, एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त होती है एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन, अब एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ी होती है, लेकिन कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। इसमें एल्केन के असंतृप्त में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं एल्काइन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसको बोलते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाएगा एल्काइन, और डबल बॉन्ड को बोला जाएगा एल्कीन। सिंगल बॉन्ड को, जब सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। सिंगल बॉन्ड को देखिएगा, इसमें ये सिंगल बॉन्ड था तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को, इसको बोल रहे हैं एल्केन। डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था तो एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड था तो एल्काइन, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। तो हाइड्रोकार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड को करेगा तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जब वो सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब ये नीचे छूटे हो ना, इन पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन लग जाते हैं। जहाँ छुट्टे वहाँ पे क्या लग जाती है, हाइड्रोजन। तो इसी वजह से बोलते हैं इसको हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एल्केन में सिंगल, इसमें। अब देखिएगा, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है
और CnH2n+2। N का मीनिंग क्या है? पे कार्बन का नंबर, कार्बन कितनी आई हैं? कार्बन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन, जीरो नहीं हो सकती, कार्बन एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कार्बन का नंबर जो कार्बन का नंबर जो है कार्बन का नंबर जो है वो अगर मान लो एक है तो इसका जो एल्केन का जो फॉर्मूला क्या होगा? H2n+2, यानी कि दो से दो का गुना और प्लस में दो ज़्यादा, तो गुना प्लस में, यानी कार्बन की जो संख्या है, हाइड्रोजन एक ना, हाइड्रोजन का उसको दोगुना कर दीजिए और प्लस में दो ज़्यादा। जैसे मान लो इसमें कार्बन दे रखी है, कार्बन का कंपाउंड दे रखा है, कार्बन का जो नंबर है वो है, कार्बन कितनी है? दो है। कार्बन कितनी है? दो। तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? एल्कीन की बात करें हम, एल्कीन कितनी है? इसका दो ज़्यादा, इसका डबल कर दो, डबल कितना का? चार, और उसमें दो ज़्यादा, डबल करके इसमें दो ज़्यादा, यानी कि CnH2n+2, H2n CnH2n+2, और n की जगह क्या रख दीजिए? दो रख दिए, और दो n की जगह दो रखेंगे, दो इंटू में दो चार, प्लस दो यानी कि छः, तो क्या आ जाएगा? C2H6 ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया इथेन का। और जब भी कार्बन दो हो उसको बोलते हैं इथेन। ये किसका फॉर्मूला है? इथेन का। कैसा फॉर्मूला है? इथेन का। ऐसे इसका फॉर्मूला बना इथेन का, तो कैसे बनेगा देखिएगा, CnH2n, कार्बन का कितना नंबर होगा? दो है। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है? CnH बस उसका दुगना ही कर देना, हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? बस दुगने के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे दुगना करके प्लस दो कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे? दुगना करके प्लस दो कर रहे थे, प्लस दो, ये देखिए प्लस दो, यहाँ पे भी दुगना दुगना करना है, तो कितने हैं? दो, और दो का दुगना कितना हो जाएगा? चार। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? इथीन का। ये किसका फॉर्मूला हो गया? इथीन का। ये किसका फॉर्मूला है? इथीन। ठीक है, ये फॉर्मूला है इथीन का। अब थर्ड पे आ जाइए। अब क्या करना है? इसमें जो कार्बन है, जितने भी कार्बन दे रखे हैं उसका दुगना करके और दो कम कर दीजिए। इसमें दो ज़्यादा कर रहे थे, इसमें ना हम दो ज़्यादा करें ना हम कम करें, लेकिन इसमें क्या करेंगे? कम करेंगे। इसमें ज़्यादा कर रहे हैं दो, इसमें कम कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, इसमें बस दुगना ही कर रहे हैं। दुगना सब में कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो घटा रहे हैं, इसमें बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ भी ना हम घटा रहे ना हम बढ़ा रहे, जो था वही है दुगना करके। तो इसमें अगर दो है, ठीक है, और H2 हमने किया, ठीक है, तो कितना आएगा? चार, दो दूनी चार, चार में माइनस दो यानी कि दो, तो ये क्या जाएगा? इथिलीन। ये कहलाएगा इथाइन, सॉरी इथाइन। क्या कहलाएगा? इथाइन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इथाइन। तो ये आया समझ में आपको? ठीक है। और अब जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कौन सा है वो, इथाइन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा। मैं आपसे कहूँ कि ब्यूटेन बनाइए, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख के भेज देना कि ब्यूटेन का और ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आई थिंक आपको इसमें आ गया। और जो पहले जो क्वेश्चन थे, जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे हमारे, वो भी इससे अब निकल जाएंगे। मैंने वो छुड़वा दिए थे क्वेश्चन, ठीक है, और वो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जो आया हुआ था, और मैंने उसको, ये देख लीजिए ब्यूटेन, ये जो क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक आपको निकल जाएगा अब। ठीक है, देखिएगा, प्रोपीन ब्यूटीन में कौन मिलान सही है? एक, दो, तीन, चार, ब्यूटीन। ठीक है, क्या है? एक, दो, तीन, चार, ये क्या है? चार, यानी कि ब्यूट बन जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, एक, दो, तीन। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन के भी देखने हैं। ब्यूटीन में क्या होता है? ब्यूटीन में डबल करके CnH2n, ठीक है, ब्यूटीन में डबल करके और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो कितना है? कितने इसके? एक, दो, तीन, चार, चार है, तो C4, और H कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, मिला के देखिएगा कितने? एक, दो, तीन, चार, चार पूरे हैं, और 8 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, देखिएगा 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 6 और 2 8, तो ये बैठ रहा है, ये करेक्ट है। एक बार दूसरा का और प्रोपीन का और मिला के देख लेते हैं, इसका करके देख लेते हैं प्रोपीन का। प्रोपीन में क्या था? प्रोप का मीनिंग होता है जब उसमें क्या हो? 3 कार्बन, कितनी होनी? 3, और प्रोपीन ईन लग रहा है, तो इसका मीनिंग है ये किसका है? एल्कीन का। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। और एल्कीन में क्या होता है? खाली हम क्या करते हैं? दुगना। दुगना का मीनिंग एच कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो इसमें H6 कर देते हैं, क्या H6 बन रहा है? तो 1, 2, 3 कार्बन, तो 1, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कार्बन 3 है, ठीक है, लेकिन क्या हाइड्रोजन 6 है? 3, 2 5, 2 7, इसमें से ज़्यादा नहीं है, तो जब 7 नहीं है तो ये
प्रोपेन का फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोपाइल का फॉर्मूला है। इसको बोलेंगे प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। ये एल्काइल ग्रुप बन जाएगा जब एक ज़्यादा हो ना, एक ज़्यादा हो। देखो हमने दो ज़्यादा या दो कम था या था ही नहीं, लेकिन इसमें एक ज़्यादा जब चला जाए तो उसको प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप उसको बोलते हैं। एल्काइल तो प्रोपाइल बनेगा रहेगा, ठीक है। ऐसे ये पेंटी नहीं बनेगा, ठीक है। ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ऐसे ही क्या करते हैं, इसका आंसर ही हो जाएगा ये। और जो बाकी बच गया आप निकाल के देखना कि ठीक है, और जो आंसर था वो सारा निकल। इस बीच में कहा था नीचे आपको कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इससे कुछ भी समझ आया हो तो इसको ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ तक हो उसके वहाँ पर अगर आपके कमेंट, आपके लाइक और आपने ज़्यादा शेयर कर दिया, इस पर आपने व्यूज़ ज़्यादा हो गए, तो मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊँगा। इस पर व्यूज़ बहुत कम हुए तो फिर मैं आगे मजबूत हो जाऊँगी, आगे मैं ना लेके आ सकूँ। तो आप ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।